प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलगरी कनाडा पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने 91वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में कई नेताओं से मुलाकात करूंगा और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। आपको बता दें, यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने साइप्रस का दौरा पूरा किया, जहां उन्होंने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ विस्तार से बातचीत की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इजरायली वायुसेना ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल RIB के हेडक्वार्टर पर धमाकेदार हमला किया है। लाइव प्रसारण के बीच ही अचानक स्टूडियो की लाइटें बुझ गई, धमाके हुए और एंकर सहर इमामी डरकर कैमरे से भाग गई। सेट पर मौजूद लोगों को अल्लाहू अकबर कहते हुए सुना जा सकता है। इजरायल ने हमले से पहले ही तेहरान के उस इलाके को खाली करने की चेतावनी दे दी थी जहां ये चैनल है। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने ईरान के कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाया, जो उनका झूठ फैलाने का अड्डा है। इस हमले के बाद तेहरान में लोग जान बचाकर भागने लगे हैं। सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का चौथा दिन लगातार हो रही बमबारी और बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब हजारों भारतीय वहां मुश्किल हालातों में फंसे हुए हैं और युद्ध लगातार तेज हो रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारतीय नागरिकों का पहला जत्था मंगलवार ईरान से आर्मेनिया सीमा पार पहुंचा। इस जत्थे में लगभग 110 लोग शामिल हैं। यह प्रक्रिया भारत सरकार और ईरान के बीच बातचीत के बाद शुरू की गई। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास वहां पर रह रहे भारतीयों की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीय लोगों से अपील की गई है कि वो तेहरान से निकल जाए। तेहरान में रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से सुरक्षित जगह स्थानांतरित होने के लिए कहा गया है। भारतीयों से दूतावास से संपर्क करने का आग्रह किया गया है। इजरायल और ईरान में भारतीय दूतावासों ने स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने एक्स हैंडल पर परामर्श जारी किए हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित की है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद मृतकों के DNA का मिलान जारी है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने DNA मिलान को लेकर ताजा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि 162 शवों की पहचान की पुष्टि हो चुकी है। हर्ष सांघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 162 शवों की पहचान की पुष्टि हो चुकी है। बाकी शवों की पहचान प्रक्रिया जारी है। इससे पहले सोमवार को अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया था कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए 64 लोगों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा 24 परिवार हमें सूचित करेंगे कि शव कब स्वीकार किए जाएंगे। 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया विमान के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल का पार्थिव शरीर आज सुबह मुंबई लाया गया। उनका पार्थिव शरीर यहां सेपवई के जलवायु विहार स्थित उनके आवास पर ले जाया गया। सभरवाल मुंबई में अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहते थे। सुमित सभरवाल के कई दोस्त और रिश्तेदार और स्थानीय निवासी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास के बाहर एकत्र हुए। व्यवसायी निरंजन हीरानंदानी और स्थानीय विधायक दिलीप लांडे ने भी सभरवाल को श्रद्धांजलि दी। सुमित सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल और अन्य रिश्तेदारों को भी श्रद्धांजलि देते देखा गया। हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास ही थी। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर भी थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया है। यहाँ बिना आयुष्मान कार्ड वाले भी मुफ्त इलाज पा सकेंगे। लोगों को मुफ्त दवाइयाँ और जांच की सुविधा मिलेगी। वहीं इस दौरान सीएम ने पिछले आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 24 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन पिछली सरकार ने उस दिशा में कभी काम नहीं किया। आज दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मांग की
कि सर्वोच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय में बहस के लिए तमिल को आधिकारिक भाषा बनाया जाए। तंजावुर में एक विवाह समारोह में बोलते हुए स्टालिन ने नवविवाहितों से एक असामान्य अपील भी की, अधिक बच्चे पैदा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में तमिलनाडु अपना संसदीय प्रतिनिधित्व न खो दे। स्टालिन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल भाषा में बहस की अनुमति दी जानी चाहिए और यह मांग लंबे समय से की जा रही है। उन्होंने न्यायाधीशों से इस मुद्दे पर समर्थन का अनुरोध किया। इस अवसर पर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी पुगलेंदी भी उपस्थित थे। कोच्चि से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E2706 की नागपुर एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 9:20 पर कोच्चि से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी मिली और उसे नागपुर एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल जांच जारी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को अमरनाथ यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया। इसमें पहलगाम और बालटाल दोनों मार्ग शामिल हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर जम्मू कश्मीर गृह विभाग द्वारा जारी घोषणा में कहा गया कि 1 जुलाई से 10 अगस्त तक UAV, ड्रोन, गुब्बारे सहित किसी भी तरह के विमान की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि चिकित्सा, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा बलों द्वारा निगरानी के मामलों में प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। इसे लेकर के सोनम के साथ साथ 4 अन्य सहयोगियों को मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम सोनम की मौजूदगी में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। यह प्रक्रिया हत्या के तरीके और समय को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्याकांड को महज 18 मिनट में अंजाम दिया गया था। पुलिस को सोनम और सह आरोपी राज कुशवाहा की चैट और रिकॉर्डिंग भी मिली है, जो साजिश के सबूत है। सावन 2025 से उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्राचीन मनकामनेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड लागू होगा। पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट पहनकर ही पूजन अभिषेक की अनुमति मिलेगी। जीन्स, टॉप, स्कर्ट्स जैसे कपड़ों पर रोक रहेगी। मंदिर प्रशासन निःशुल्क धोती की व्यवस्था करेगा। इसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी श्रीधरानंद जी महाराज ने कहा कि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि कई भक्तों की पूजा अर्चना के रीति रिवाज लगातार बदल रहे हैं। भक्तों के लिए एक प्रतिबंधित लगाया गया है। सावन के दौरान रुद्राभिषेक करने वाले पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहननी होगी। सावन के दौरान इसे सख्ती से लागू किया जाएगा और आगे भी यह जारी रखा जाएगा।